हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास विद मी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का थर्ड चैप्टर जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पूरे चैप्टर को हम एक सिंगल शॉट में पूरा करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे चैप्टर का नेम क्या है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्लासिफिकेशन करते ही क्यों है एलिमेंट्स का, क्या जरूरत पड़ी हमें कि हमें क्लासिफाई करना पड़ा एलिमेंट्स को। तो देखो, इसका रीजन क्या है। पहले के टाइम पे ना कुछ ही एलिमेंट्स नोन होते थे, मतलब नियर अबाउट देखो 1800 था, उस टाइम में सिर्फ 31 एलिमेंट्स ही नोन थे। तो हम उसकी प्रॉपर्टीज फिजिकल या फिर केमिकल को स्टडी कर सकते हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया 1865 में 63 एलिमेंट्स नोन थे। इसका भी चलो मतलब स्टडी की जा सकती है। आगे आगे एलिमेंट्स का मतलब नंबर काफी बढ़ता गया, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया कि हम एक एक एलिमेंट के प्रॉपर्टी को सिंगल सिंगल स्टडी कर सके। देखो, 2016 के बाद क्या हुआ, 118 एलिमेंट्स जाने गए। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम इतने सारे एलिमेंट्स को स्टडी कर सके। सिंगल सिंगल एलिमेंट की अलग अलग प्रॉपर्टी को याद रखना बहुत ही मुश्किल है, मतलब इम्पॉसिबल है एक तरह से। तो यही रीजन था एक कि हम उसको क्लासिफाई कर दें, मतलब एक सिस्टमेटिक अरेंज फॉर्म में अरेंज करके रखे उनको, ताकि उनकी प्रॉपर्टीज हम याद कर सकें। देखो, क्या प्रॉब्लम आ रही थी, इट इज डिफिकल्ट टू इंडिविजुअली स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ ईच एलिमेंट एंड इट्स कंपाउंड्स। मतलब हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को स्टडी करना और उसके कंपाउंड्स को स्टडी करना पॉसिबल नहीं था। तो यही रीजन था हमें कि हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ा एलिमेंट्स को, मतलब अलग अलग तरह से क्लासिफाई करना पड़ा। मतलब जिनकी जिस एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है उसको एक रो में अरेंज कर दिया, जिसकी प्रॉपर्टी सेम है उसको एक ग्रुप में अरेंज कर दिया। मतलब इस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना एक तरह से। नॉर्मल लाइफ में एग्जांपल लेके आपको बताऊं, अलमीरा में आप लोग क्या करते हो, एक जगह कपड़े रख देते हो, एक जगह सॉक्स रख दिए, एक जगह बुक्स रख दी, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करके रखते हो ना। फिजिक्स की बुक एक साइड में रख दी, केमिस्ट्री की एक साइड में रख दी, ताकि अगर आपको कोई इमरजेंसी हो, आपको फिजिक्स की बुक चाहिए सपोज करो, तो मतलब निकाल सको। आप सब रैंडम तरह से रखोगे तो आपको मिलेगी कैसे? तो मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से हम अरेंज करके रखते हैं ना, जैसे नॉर्मल लाइफ में, वैसे ही केमिस्ट्री में भी किया गया कि जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करा करा सभी एलिमेंट्स का, ताकि हम उनकी प्रॉपर्टीज, हमें किसी भी एलिमेंट की पता करनी है तो अगर सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करेंगे, जिसकी प्रॉपर्टी सेम है उसको एक ग्रुप में रख देंगे, किसी की भी पूछी हुई है तो उस पूरे ग्रुप की सेम होगी, तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट कर पाएंगे कि किस तरह से होता है। ये रीजन था सबसे बड़ा कि हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों किया। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, सब साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी थी कि किस तरह से हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ये आप लोगों के 9th में भी चैप्टर आ रखा था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी थी। डॉबर्नस स्टेट आए थे, उसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था, मतलब एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किया था उन्होंने। ऐसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट आए। फिर मेंडलीव साइंटिस्ट आए थे, एक मेंडलीव, जिनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है। उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किया था एलिमेंट्स को, मतलब जिसका एटॉमिक मास कम होगा उसको पहले रख दिया, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है उसको इस तरह से, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किया। उसको मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है। तो ये सब कंसेप्ट तो हम लोग पहले पढ़ के आए हैं 9th क्लास में। इस चैप्टर में हमें 11th क्लास में जहां से स्टार्ट करनी है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मतलब जो हम आज भी स्टडी करते हैं उसकी स्टडी करते हैं हम। ठीक है, देखो अब हमें पढ़ना है डायरेक्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिस साइंटिस्ट ने ये थ्योरी मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी उनका नाम था हेनरी मॉजले। हेनरी मॉजले। ये कई बार डायरेक्ट पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि मतलब साइंटिस्ट कौन थे, किसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी, तो है हेनरी मॉजले ने दी थी। इनका क्या कंसेप्ट था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज किया था। हेनरी मॉजले पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक नंबर को अपना क्राइटेरिया माना था। बाकी जितने भी साइंटिस्ट इससे पहले आए थे उन्होंने सबने एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किया था। ये फर्स्ट साइंटिस्ट था जिन्होंने एटॉमिक नंबर के बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज करा। तो हम मेन लिख सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब जिसका एटॉमिक नंबर पहले आता है उसको पहले रखा, जैसे हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम,
इस तरह से करते हैं ना हम। ली बे बक, इसका 1 होता है एटॉमिक नंबर, ये 2 3 4 5 6, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज किया था इन्होंने। आइए इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या बताया था हेनरी मॉजले ने। एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज अगर एट रेगुलर इंटरवल व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। क्या मतलब है इसका? अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज करते हैं तब क्या होता है? एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज अगर अकर एट रेगुलर इंटरवल, मतलब एक रेगुलर इंटरवल के बाद उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना वो रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। तो हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि किसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि सबका हम अलग अलग नहीं पढ़ सकते। तो उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज किया एलिमेंट्स को, तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो रिपीट हो रही थी, ये देखा उन्होंने। और क्या बताया था हम हेनरी मॉजले ने? पीरियड्स और ग्रुप्स के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था जो हॉरिजेंटल रोज होती है ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, हॉरिजेंटल रोज मतलब इस तरह से होती है, जो ऐसे इस तरह से होती है, उनको क्या बोलते हैं? पीरियड्स। और जो वर्टिकल कॉलम होते हैं, मतलब इस तरह से होते हैं, जो जो भी वर्टिकल कॉलम्स हैं, वर्टिकल कॉलम्स, उसको क्या बोला था हेनरी मॉजले ने? ग्रुप्स। तो टोटल कितने पीरियड्स और ग्रुप्स होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? टोटल होते हैं 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स। ठीक है, ये हेनरी मॉजले ने बताया था। जो भी जितने भी हॉरिजेंटल रोज हैं उनको हम पीरियड्स बोलते हैं, और टोटल 7 पीरियड्स होते हैं। और ग्रुप्स का क्या? जितने भी वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल इस तरह से, उनको हम ग्रुप्स बोलेंगे, और टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। तो ये मैंने एक रफ सा स्ट्रक्चर बताया पीरियोडिक टेबल का, लगभग आपको आइडिया लग रहा होगा कि इस तरह से होती है। 2 ग्रुप इस साइड में होते हैं, बाकी काफी सारे इस साइड में होते हैं, और ऐसे इस तरह से होती है, और ये 2 रो नीचे अलग से दे रखी होती है। ठीक है, अब इनके ना कुछ कुछ किसी किसी जो जो मेन मेन है ना उनके नाम दे रखे हैं। अब देखो क्या क्या नाम दे रखे हैं। जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ना उनको हम लोग बोलते हैं एल्कालाई मेटल्स। एल्कालाई मेटल्स, एल्कलाई क्यों बोलते हैं? एल्कलाई का मतलब क्या होता है? बेस। क्योंकि इनके जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ना वो बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए इसका नाम होता है एल्कलाई मेटल्स। और ये जो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं इनको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन तो सेम रीजन है, क्योंकि इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं। और अर्थ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, और ये जो बिल्कुल लास्ट में ग्रुप होता है ना 18th नंबर ग्रुप, इसको हम लोग बोलते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस, ये दोनों इसी के नाम है। ठीक है, और जो 17th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग हेलोजन। हेलोजन्स। ठीक है, और 16th ग्रुप के एलिमेंट का नाम होता है चाल्कोजन्स। क्या बोलते हैं? चाल्कोजन्स। चाल्कोजन्स। ऐसे ही 15th ग्रुप का भी नाम होता है, इनको बोलते हैं निकोजन्स। इसमें पी साइलेंट रहता है, देखो पी साइलेंट होगा इसमें, निकोजन्स। ठीक है, ये कुछ ग्रुप्स के नाम दे रखे होते हैं। फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं एल्कलाई मेटल्स, सेकंड ग्रुप को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, 15th ग्रुप को बोलते हैं निकोजन्स, 16th वाले को चाल्कोजन्स, 17 को हेलोजन्स, और 18th को नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। इसका ये मेन पॉइंट ध्यान रखना, ये बहुत ही अनरिएक्टिव होती है, ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये स्टेबल होती हैं। इस ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स है ना वो बहुत अनरिएक्टिव होते हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल स्टेट में है। ठीक है, अनरिएक्टिव होती हैं ये। ऐसे ये जो 2 ग्रुप होते हैं ना, ऐसे ना हेनरी मॉजले ने 4 ब्लॉक्स डिफाइन करे थे, एक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब देखो ये कौन कौन से होते हैं। जो पहले 2 ग्रुप होते हैं ना इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक। ये दोनों होते हैं एस ब्लॉक के अंदर आते हैं, एस ब्लॉक। ठीक है, और ये 13 से लेके 18 तक कौन से होते हैं? पी ब्लॉक। ये सारे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स।
ठीक है। और ये यहाँ पे इस तरह से 3 से लेके 12 तक, ये 3 से लेके 12 तक जो होते हैं वो होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12। ठीक है। और ये जो लास्ट में शो कर रखे होते हैं ये होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक। ठीक है, 4 ब्लॉक्स होते हैं। एस ब्लॉक फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप को मिला के बोलते हैं। पी ब्लॉक कौन से होते हैं? 13 से लेके 18 ग्रुप तक होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। वैसे ही 3 ग्रुप नंबर से ग्रुप नंबर 12 तक कहलाए जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और एफ ब्लॉक, ये लास्ट वाले जो 2 अलग से लाइन शो कर रखी होती है ना, ये एफ ब्लॉक होते हैं। ये इनका प्लेस तो वैसे यहीं पे है। आप पीरियोडिक टेबल में कभी चेक करना, 57 के बाद डायरेक्ट कुछ नंबर्स मिसिंग है, फिर 71 या इस तरह से नंबर आ जाते हैं। तो जो बीच के मेंबर्स मिसिंग है ना, वो इसको अलग से शो करा है। इनको इसलिए अलग से करा है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज में कुछ डिफरेंसेस है, वो हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए इनको हम अलग से शो करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। वरना इनका नेचुरल जो प्लेस है ना, वो इन्हीं के बीच में आता है, डी ब्लॉक में ही आता है। ठीक है, ये तो थे 4 ब्लॉक्स। अब इनको एस ब्लॉक ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है ना, वो एस सबशेल में करता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में एस सबशेल में एंटर करता है, इसलिए इसका नाम होता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सेम इसमें भी पी ब्लॉक में भी, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं ना, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन पी शेल में एंटर करेगा तो वो होगी पी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक में करेगा तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ सबसेल में करेगा तो वो होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ब्लॉक्स के बारे में डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं एक एक ब्लॉक को। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं एस ब्लॉक के बारे में। अभी बताया मैंने इनको एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर करता है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं ना, तब तो मैं लिख देती हूँ, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस सबशेल। ठीक है, इसमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं? ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। देखो कौन कौन से होते हैं ग्रुप 1 में, ट्रिक से बताती हूँ, ध्यान होंगे वैसे आप लोगों को। है ली ना की रब से फरियाद। ठीक है ली ना की रब से फरियाद, ये तो है ग्रुप 1। और ग्रुप 2 के कौन से होते हैं? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, ये तो हो गया ग्रुप नंबर 1, ये हो गया ग्रुप नंबर 2। इसमें ना हाइड्रोजन एक थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है। ठीक है, इसको हम इसमें कंसीडर नहीं करते, यहां से पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि ये एक नॉन मेटल है, बाकी जितने भी हैं सारे वो मेटल्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन होता है इसमें। और इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स का, वो क्या होता है? NS1 से 2। ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि एस सबशेल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। ठीक है, और पी सबशेल में हम पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। ऐसे ही डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये हम लोगों को बेसिक ध्यान होना चाहिए। जो एस सबशेल होता है उसमें हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। ठीक है, तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर कर रहा है, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? NS1 से 2, या 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है इसका। ठीक है, इसका क्या होता है, जैसे ये तो है पूरे एस ब्लॉक का, अब इसमें भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, तो ग्रुप 1 का क्या होता है? NS1, और ग्रुप 2 का होता है NS2। ठीक है, अब मैं ये बताती हूँ कि इसका NS1 कैसे है, NS2 कैसे है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाऊंगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे लिथियम का लिखते हैं हम लोग, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 1s2 2s1। यहाँ पे 2 क्या है? n की वैल्यू है। क्या बताया मैंने? NS1 होता है इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन, तो यह क्या हो गया? 2s1। ऐसे ही किसी और का देखो, सोडियम का देखते हैं। चलो, सोडियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर? 11। तो इसका कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6, कितने हो गए? 6 2 8 2 10, एक रह गया, 1s 2s 2p 3s, और क्या हो गया? 1। ठीक है, अब देखो इसका क्या हुआ? NS1 है जनरल, इसका हो गया 3s1। n की वैल्यू कितनी है? 3, और s में हमेशा 1 आएंगे इसमें।
ऐसे आगे देखोगे आप तो 4s1, 5s1, 6s1 इस तरह से आएंगे ग्रुप 1 के। ns1 इसका जनरल, और जैसे मैं ग्रुप 2 का बता देती हूँ, इसी तरह से ग्रुप 2 का लिखते हैं। ग्रुप 2 का देखो, जैसे बेरिलियम का देखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, तो क्या आएगा 1s2 2s2। जनरल क्या है ns2, n की वैल्यू होती है इसमें 2, तो हो गया 2s2। ऐसे आगे देखोगे तो ऐसे होता जाएगा 3s2 4s2 5s2 6s2। ठीक है, तो ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सेकंड ग्रुप का, और ये है फर्स्ट ग्रुप का। इस तरह से बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो ये देखा हम लोगों ने एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पी ब्लॉक के बारे में, उसमें क्या होता है जनरल कॉन्फ़िगरेशन। पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या बोल सकते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सबशेल, पी सबशेल में एंटर करता है लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है ns2 np 1 से 6। मैंने अभी बताया पी में हम 6 तक भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और एस में मैक्सिमम 2। एस में 2 पूरे हो गए, और पी में 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इसमें कौन से ग्रुप आते हैं, ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक जितने भी एलिमेंट होते हैं वो पी ब्लॉक में आते हैं। देखो मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ, जैसे हम लोग देख लेते हैं बोरोन का। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, तो इसका कैसे लिखेंगे हम कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। देखो ये आ गया ना, ns2 तो आ गया, n की वैल्यू 2 है तो ये ns2, और np 1 से लेके 6 है तो क्या हो गया np1। ठीक है, ये ऐसे हो गया बोरोन का। अब देखो जैसे अगर आपको ऑक्सीजन का लिखना है, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, क्या आएगा 1s2 2s2 2p4। पी में 4 आता है, मतलब 1 से 6 तक कितने भी आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है, ये होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम लोग देखते हैं डी ब्लॉक के बारे में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हुए, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर करेगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबशेल। ठीक है, अब इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो देखो। अभी मैंने बताया डी में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं 10, तो इसका होता है n-1 डी 1 से लेके 10 तक, और ns2, ये इसका होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आइए इसका एग्जांपल से देखते हैं। सपोज करो जैसे मैग्नीज का देखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 25, तो इसका किस तरह से लिखेंगे हम, पहले नोबल गैस का लिखेंगे Ar का, आर्गन 18 तो यहीं पूरे हो गए, फिर क्या होगा 3d5 4s2, n क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो इसका हुआ 3d5 4s2। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, और जनरल होता है डी ब्लॉक का n-1 डी 1 से लेके 10 तक, और ns2। और एक ये चीज भी ध्यान रखना, डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशनल एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और ऐसा क्यों होता है, मतलब हम इनको ट्रांजिशनल एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, इसके दो रीजन है। एक तो ये कि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में लाई करते हैं, मतलब ट्रांजिशनल बिहेवियर शो करते हैं दोनों के बीच का, इसलिए भी हम इनको ट्रांजिशनल एलिमेंट्स बोलते हैं। और दूसरा इसका रीजन है, इसमें n-1 डी सबशेल होता है ना, वो इनकम्प्लीट होता है, मतलब इनकम्प्लीट डी सबशेल होता है इसका, इसलिए भी इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। इसके 3 एक्सेप्शन कौन कौन से होते हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये 3 एक्सेप्शन है। ये वैसे तो डी ब्लॉक में ही कंसीडर करते हैं हम, पर इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते। इसका रीजन क्या है, इसमें कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल बोल सकते हो, कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल। क्योंकि नॉर्मल ट्रांजिशन एलिमेंट्स होने के लिए क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट डी सबशेल होना चाहिए, पर ये तीनों एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल होता है, इसलिए हम इन तीनों को ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कंसीडर नहीं करते।
तो ये पूरा तो था डी ब्लॉक के बारे में। अब हम लोग देखते हैं एफ ब्लॉक का। देखो इधर ही देख लो, एफ ब्लॉक सेम उसी तरह से इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, एफ सब शेल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस सब शेल, ठीक है। और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एफ में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, 14। तो इसका जनरल होता है n-2, 1 से लेके 14 तक, n-1d, इसमें हम 0 से 2 तक फिल कर सकते हैं, ठीक है। और ns2, ये हो गया एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें भी इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करेंगे हम, ठीक है। ये तो था एफ ब्लॉक के बारे में। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। डेफिनेशन बाद में देखते हैं, एक बार मैं आप लोगों को वैसे ही समझाती हूँ। देखो शील्डिंग इफेक्ट में क्या होता है, ये एटम का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। इसके अराउंड क्या होते हैं, इस तरह से ऐसे शेल्स प्रेजेंट होते हैं, KLMN, इस तरह से ना, ये इस तरह से शेल्स प्रेजेंट होते हैं। आउटर मोस्ट शेल को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल, या फिर उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स शो करे मैंने, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है उसका अट्रैक्शन लगेगा इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ में। ये तो हम लोगों को पता है, अपोजिट चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं। देखो ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, ऐसे ही इस इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा। पर इस इलेक्ट्रॉन का और इस पॉजिटिव चार्ज का जो अट्रैक्शन होगा वो थोड़ा सा कम होगा इस इलेक्ट्रॉन से। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी अट्रैक्शन कम होता जाएगा, क्योंकि ये वाला शेल तो सबसे पास है न्यूक्लियस के, ये ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा। जैसे जैसे शेल्स हम दूर जाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, तो अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता जाएगा धीरे धीरे। अब जो लास्ट वाला वैलेंस शेल होता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थोड़ा कम अट्रैक्ट करेंगे न्यूक्लियस को, क्योंकि ये बहुत दूर है डिस्टेंस इनका, न्यूक्लियस का और लास्ट वाले शेल वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। इतना समझ में आया। अब और क्या होता है, एक तो ये अट्रैक्शन लग रहा है, और इन इलेक्ट्रॉन्स का आपस में रिपल्शन भी तो लग रहा है, सेम चार्ज रिपल करते हैं आपस में, तो इस इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन भी लग रहा है ना। तो हो क्या रहा है नॉर्मल, अब देखो हो क्या रहा है, इस रिपल्शन के चक्कर में क्या हो रहा है, इनका जो अट्रैक्शन है ना वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का और पॉजिटिव चार्ज का, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन लग रहा था और साथ ही साथ इनका रिपल्शन भी लग रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, इनका अट्रैक्शन कम हो रहा है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का, इनकी वजह से इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो उसका अट्रैक्शन को कम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या काम कर रहे हैं, एक तरह से शील्ड की तरह काम कर रहे हैं, एक लेयर की तरह काम कर रहे हैं इनका अट्रैक्शन को कम करने के लिए। तो शील्ड का मतलब क्या होता है, लेयर। शील्ड को हम लेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो एक लेयर की तरह, एक शील्ड की तरह काम कर रहे हैं, ताकि वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसका इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्शन कम हो जाए। इस पूरे प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। देखो, द डिक्रीज इन न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है किसका, ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ इनर शेल। इनर शेल्स एक शील्ड की तरह काम कर रहे हैं, इस वजह से जो वैलेंस शेल है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका अट्रैक्शन इससे कम हो रहा है, ये था शील्डिंग इफेक्ट। द डिक्रीज इन न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ इनर शेल्स, ठीक है। देखो अब हम लोग देखेंगे हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर। आप लोगों को कोई भी एलिमेंट दे रखा है, उसका पीरियड नंबर या फिर ग्रुप नंबर हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। देखो एक एग्जांपल लेके बताती हूँ, जैसे सोडियम का लिखना है हमें, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। सोडियम का क्या होगा 1s2 2s2 2p6, कितने हो गए 6 7 8 9 10 और एक 11, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हमें पीरियड नंबर फाइंड करना है, पीरियड नंबर। पीरियड नंबर हम किस तरह से निकालते हैं, हाईएस्ट
वैल्यू ऑफ एन। एन क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जितनी हाईएस्ट वैल्यू होगी वो उसका पीरियड होगा। अब देखो एन कौन सा होता है इसमें, ये जो आगे लिखे होते हैं ना, ये वाले होते हैं पीरियड नंबर इसके। हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? 3। तो 3 इसका पीरियड नंबर हो गया। ठीक है, अब ग्रुप नंबर किस तरह से निकालते हैं? ग्रुप नंबर ना सबके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। एस ब्लॉक का, पी, डी, एफ, सबके अलग अलग होते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हमें एस ब्लॉक का पूछा हुआ है, पहले तो हम ब्लॉक देखेंगे कौन सा है, उसके बाद हम उसका ग्रुप नंबर निकाल सकते हैं। एस ब्लॉक का पूछा है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वही उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। ये वैलिड है खाली एस ब्लॉक के लिए। और अगर डी ब्लॉक का निकालना है तो, और सॉरी पी ब्लॉक का देखते हैं पहले। कोई आपको पी ब्लॉक दे रखा है, उसका ग्रुप नंबर कैसे फाइंड करोगे? इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। मतलब जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर है उसमें 10 ऐड कर देंगे तो पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर आ जाएगा। ठीक है, एक बार थोड़ा सा फॉर्मूला ध्यान रखना, फिर आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगी तो समझ में आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग डी ब्लॉक का देखते हैं। कोई डी ब्लॉक दे रखा है, उसका ग्रुप नंबर पूछा है, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n माइनस वन डी सब शेल। मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और n माइनस वन डी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर आ जाएगा। ऐसे ही एफ ब्लॉक का देखते हैं। एफ ब्लॉक का फिक्स रहता है, एफ ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट हो तो उसका ग्रुप नंबर हमेशा 3 रहेगा। ठीक है, अब देखो जैसे यही एग्जांपल लेके बताती हूँ मैं आप लोगों को। सोडियम था, इसका पीरियड नंबर तो कैसे फाइंड करा? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन, मतलब एन की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी वही उसका पीरियड नंबर हो जाएगा। तो इसमें कौन सी वैल्यू सबसे हाईएस्ट है? 3। तो 3 इसका पीरियड हो गया। अब देखो इसी का अगर हमें ग्रुप नंबर पूछा हुआ है तो सबसे पहले तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, मतलब ब्लॉक देखो कौन सा है। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर कर रहा है, तो ये क्या हो गया? एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक का क्या फॉर्मूला है ग्रुप नंबर निकालने का? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो वैलेंस शेल ये वाला हो गया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1। तो इसका ग्रुप नंबर क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। एक दो एग्जाम्पल और लेके बताती हूँ। इतना समझ में आया? देखो अब 2-3 एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। नाइट्रोजन का लेते हैं जैसे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p3। ठीक है, अब इसका पीरियड नंबर देखो। हाईएस्ट वैल्यू क्या है एन की? 2। 2 है इसकी हाईएस्ट वैल्यू, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, अब ब्लॉक देखो कौन सा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है? पी सबशेल में, तो पी ब्लॉक है। तो पी ब्लॉक का क्या फॉर्मूला बताया था ग्रुप नंबर निकालने का? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। जितने भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें 10 ऐड कर देंगे। अब देखो इसमें कुछ बच्चे तो क्या करेंगे, 10 तो मैं लिख देती हूँ, 10 तो ऐड करनी ही है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कई इसमें 3 ऐड कर देंगे, कई 2 कर देंगे, क्योंकि पीरियड नंबर तो 2 है। पर पूरा शेल देखना है हमें, ये पूरा वैलेंस शेल है तो 2 ही ना वैल्यू, ये पूरा वैलेंस शेल हुआ। इसमें दोनों के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे ना कितने हैं, 3 + 2 5, तो टोटल 15 आएगा इसका ग्रुप नंबर। आप चेक करके देखते हैं, नाइट्रोजन 15 ग्रुप में प्रेजेंट होता है और सेकंड पीरियड में प्रेजेंट होता है। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स देखना 5 आएंगे इसमें, क्योंकि पूरा ही तो वैलेंस शेल है। वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? ये वाला 5 + 10 15। ठीक है, ऑक्सीजन का लेके देखते हैं जैसे। इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p4। ग्रुप नंबर देखो इसका, पहले पीरियड नंबर लिखते हैं चलो। पीरियड नंबर कौन सा होगा? वही सेम 2। और ग्रुप नंबर
पी शेल है तो 10 तो ऐड कर दिए, और शेल कौन सा आउटर मोस्ट, ये 4 + 2 6, 16 ग्रुप हो गया और 2 पीरियड नंबर हो गया इसका। ठीक है, इस तरह से देखना होता है हमें। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे आयरन का देखते हैं। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d6 4s2। अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं पीरियड नंबर। पीरियड नंबर क्या बताया था? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n क्या है इसमें? 4, तो 4 इसका पीरियड नंबर हो गया। ठीक है, अब देखो पहले ग्रुप नंबर निकालना है, तो उससे पहले हमें ब्लॉक पता होना चाहिए। कौन सा ब्लॉक है? डी। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंटर कर रहा है। ग्रुप नंबर क्या निकालेंगे? डी का क्या बताया था? n-1 डी सब शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हो और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। वैलेंस शेल में कितने हैं? 2। वैलेंस शेल यही है ना, इसमें है 2। और क्या है? n-1 डी सब शेल में कितने हैं? n क्या है इसमें? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब n की वैल्यू क्या है? 4। तो n-1 डी सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कितने हैं? 2 + 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। 2 + 6 कितने आ गए? 8। तो ग्रुप नंबर क्या आ गया इसका? 8। एक और देख लो, जैसे स्कैंडियम का देखते हैं। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ठीक है, अब इसका पीरियड नंबर हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? 4, तो 4 इसका पीरियड आ गया। और ग्रुप देखना है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंटर कर रहा है, तो ग्रुप क्या बताया था? यही वाला फॉर्मूला सेम। वैलेंस शेल में कितने हैं? 2 और डी में 1, कितना हो गया? 3। ग्रुप नंबर आ गया 3 और पीरियड नंबर आ गया 4। ठीक है, इस तरह से देखना होता है हम लोगों को, पीरियड नंबर या फिर ग्रुप नंबर। अब हम तो लोग देखेंगे जनरल ट्रेंड्स या फिर कह सकते हैं जनरल प्रॉपर्टीज। मतलब अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो साइज में क्या चेंज होता है? इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? ऐसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, एक एक करके हम सबका पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एटॉमिक रेडियस। मतलब अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस में क्या इंक्रीज या डिक्रीज होता है, और अलोंग द पीरियड। ठीक है, दोनों में हम ट्रेंड देखेंगे। तो क्या चेंज होगा अगर हम डाउन द ग्रुप, मतलब अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज में क्या चेंज होगा? साइज इंक्रीज होगा। अब देखो जैसे अगर इसका बताती हूँ, फर्स्ट ग्रुप का, सब में जनरल ट्रेंड सेम ही होता है। इसका इतना साइज है, इसका और बड़ा होगा, इसका और बड़ा, इसका और बड़ा, इस तरह से साइज हमेशा बढ़ता है जब हम नीचे जाते हैं। मतलब हम टॉप टू बॉटम, या फिर कह सकते हो जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं तो शेल्स बढ़ते जाते हैं, ऐसे इस तरह से, ये ऐसे और शेल्स बढ़ते जाएंगे। सीजियम का तो बहुत बड़ा साइज होता है, क्योंकि शेल्स का नंबर इंक्रीज होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा। लिख देती हूं मैं, डाउन द ग्रुप size increases due to increase in shell number। शेल्स का नंबर बढ़ता जाता है तो साइज हमेशा बढ़ता जाएगा। और क्या हो रहा है? शिल्डिंग इफेक्ट भी लगता है जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं। अभी मैंने बताया शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा शिल्डिंग होगी उतना न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। तो ये भी रीजन है, और शेल का नंबर भी बढ़ता जा रहा है डाउन द ग्रुप। और अलोंग द पीरियड, मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट ट्रेंड होगा। अगर इधर इंक्रीज हो रहा है तो उधर डिक्रीज होगा। लिख देती हूँ ये भी, अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस। और ये क्यों होता है? क्योंकि शेल का नंबर तो सेम है पर इलेक्ट्रॉन्स और ऐड होते जा रहे हैं, तो अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, इसलिए साइज डिक्रीज होगा। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जाते तो साइज बढ़ता है क्योंकि शेल का नंबर बढ़ता जाता है, शिल्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है इसलिए। और अलोंग द पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, क्योंकि शेल तो उतना ही है पीरियड में, पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर तो बढ़ता जा रहा है, वो आपस में अट्रैक्ट तो करेंगे न्यूक्लियस को, इसलिए पीरियड में साइज हमेशा डिक्रीज होता है। ठीक है, और ऐसे
तीन का बताती हूँ मैं आप लोगों को। कोवेलेंट रेडियाई कौन सी होती है? कोवेलेंट, मेटेलिक और आयनिक। तीनों में देखो क्या क्या होता है। कोवेलेंट रेडियाई इस तरह से, मतलब जब ओवरलैप कर रहे होते हैं दो एटम्स, ठीक है। अब इसका सेंटर ले लिया, इसका सेंटर ले लिया और इसका ऐसे हाफ कर दिया, तो वो हो जाएगी कोवेलेंट रेडियाई। मतलब जब एटम्स आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, अब इन दोनों का हाफ ले लिया तो वो होगी कोवेलेंट रेडियाई। ऐसे मेटेलिक रेडियाई, इसमें ओवरलैप नहीं कर रहे पर ऐसे बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे से। इसका सेंटर इस तरह से और ऐसे हाफ ले लिया, ये होती है मेटेलिक रेडियाई। तीसरी वॉन डेर वाल रेडियाई। वॉन डेर वाल में नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच में होता है, जो आपस में बॉन्डिंग नहीं करते, ऐसे दूर दूर होते हैं जो। इसका सेंटर, इनका हाफ ले लिया। तो कोवेलेंट रेडियाई तो कौन सी होती है? जब एटम्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो उनका सेंटर से हाफ डिस्टेंस लेंगे तो वो होगा कोवेलेंट रेडियाई। मेटेलिक मतलब जब दो एटम्स आपस में बॉन्डेड हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे पर जुड़े हुए हैं, आपस में बॉन्डेड हैं। और वॉन डेर वाल मतलब जब नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच में होती है। और अगर अब मैं पूछूं इन तीनों में से कौन सी बड़ी होगी, किसका साइज ज्यादा होगा? ऑब्वियसली इसका होगा, क्योंकि इसमें नॉन बॉन्डेड है तो इसका साइज ज्यादा होगा। फिर इसका, और सबसे छोटा किसका होगा? कोवेलेंट रेडियाई का, ठीक है। ये तो पूरा कंसेप्ट था एटॉमिक रेडियाई का। हाँ, इसमें एक चीज और बता देती हूँ, अनायनिक और कैटायनिक रेडियस का, वो भी देख ही लो थोड़ा सा। देखो, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, एक Na है और एक Na पॉजिटिव, इन दोनों में से बड़ा साइज किसका होगा? Na और Na पॉजिटिव में साइज बड़ा किसका होगा? ऑब्वियसली Na पॉजिटिव का होगा। ऐसा क्यों होगा? एक तो Na का एटम है और दूसरा कौन सा? Na पॉजिटिव। पॉजिटिव कब आता है? जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, तभी तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया। तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, शेल कम हो रहा है, तो इसलिए इसका साइज छोटा होगा Na से। तो कैटायन होता है वो छोटा होता है अपने नॉर्मल एटम से। और इसी तरह से अगर एनायन का देखें तो Cl और Cl नेगेटिव का पूछूं तो किसका बड़ा होगा साइज? इसमें Cl नेगेटिव का बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करे तभी तो Cl नेगेटिव बना, तो इससे क्या हुआ, एक शेल बढ़ गया, तो इसका साइज बड़ा होगा नॉर्मल Cl एटम से, ठीक है। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, एनायन बड़ा होता है या फिर कैटायन बड़ा होता है, ठीक है। ये पूरा कंसेप्ट था एटॉमिक रेडियस का। आज हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी से पढ़ेंगे, जो कि है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो, सेकंड प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हो आप लोग इसको। क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी? मतलब किसी भी गैशियस एटम में से अगर हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है तो उसके लिए जो एनर्जी हमें खुद से प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। लिख देती हूं मैं इसका डेफिनेशन। इट इज द मिनिमम एनर्जी that is required to remove an electron from, किसमें से निकालना है? गैशियस स्टेट में से जो एटम होता है, फ्रॉम आइसोलेटेड गैशियस एटम, ये होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, गैशियस एटम, ठीक है। मतलब मिनिमम एनर्जी जो हमें खुद से प्रोवाइड करनी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को लूज कराने के लिए। एग्जाम्पल से देखो, जैसे ये कोई भी गैशियस स्टेट का एटम है, इससे हमें क्या बनाना है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कराना है। इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो क्या चार्ज आता है? पॉजिटिव, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले। और क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। इसको इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराने के लिए क्या होगा, हमें एनर्जी खुद से प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये जो एनर्जी होती है ना, ये होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, आईई। ये फर्स्ट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे IE1, ठीक है। ऐसे ही इस तरह से आगे कंटिन्यू, अगर हमें और इलेक्ट्रॉन लूज कराने हैं तो क्या होगा, फिर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब ये प्लस था, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, अब एक और कराना है तो क्या बन जाएगा, A2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन।
अब ये वाली जो एनर्जी होगी ये कौन सी होगी, IE2। ठीक है, पहले जो एनर्जी प्रोवाइड करी वो IE1, ऐसे इस तरह से IE2 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहता है। इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो IE1 की वैल्यू होती है ना वो हमेशा कम होगी IE2 से, मतलब IE और इस तरह से आगे चलता रहेगा IE3 IE4। ये थोड़ा सा आपको पॉइंट ध्यान रखना है, मतलब जो आगे जो एनर्जी यूज होगी वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो पहले एनर्जी यूज हुई है, मतलब IE1 की वैल्यू कम होगी IE2 से, और ऐसे आगे चलता रहेगा। ठीक है, ये तो था हमारा आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट। अब हम लोग देखेंगे कि डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या चेंज आएगा। बताओ क्या चेंज आएगा। हम डाउन द ग्रुप मूव करते तो क्या हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, शेल नंबर बढ़ते जा रहे हैं। देखो इस तरह से ये क्या हो रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज कराने के लिए एनर्जी जो देनी पड़ती है। तो बताओ छोटे साइज में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या बड़े साइज में। इसका साइज बड़ा है, इसमें से तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना आसान है क्योंकि अट्रैक्शन कम होता है। इसका साइज छोटा है, इसमें न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन्स में अट्रैक्शन ज्यादा है। तो इसमें से अगर हमें इलेक्ट्रॉन को लूज कराना है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब अगर साइज बड़ा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी और साइज छोटा है तो ज्यादा होगी। मतलब जैसे डाउन द ग्रुप मूव करते हैं साइज बढ़ता है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस ड्यू टू, क्यों डिक्रीज होगी, ड्यू टू इंक्रीज इन शेल नंबर, या कह सकते हो ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी, क्योंकि जितना छोटा साइज है उसका अट्रैक्शन ज्यादा है, तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए। जैसे जैसे साइज बढ़ता गया तो अट्रैक्शन कम होता गया, तो इलेक्ट्रॉन लूज कराने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो था पूरा आयोनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट। इसमें फैक्टर्स इफेक्टिंग देख लेते हैं और जो भी एक्सेप्शंस है वो हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। पहला कौन सा है इसमें, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का भी बताया था क्या रिलेशन होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी से। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी, मतलब जितना छोटा साइज है उतना अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो क्या हो गया ये, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको अलग पेन से शो कर देती हूँ मैं। एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी के। ठीक है, सेकंड देख लो, जैसे न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मतलब अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली या इनवर्सली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आयनाइजेशन के। मतलब चार्ज ज्यादा है, जितना छोटा साइज है उतनी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी के। न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट क्या है, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इसी को बोलते हैं। शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट क्या बताया था, मतलब अगर शील्ड हो रहा है मतलब लेयर के फॉर्म में काम कर रहा है, तो उससे क्या होगा, अट्रैक्शन कम लगेगा, रिपल्शन लगेगा एक तरह से, मतलब साइज बड़ा है तो क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम देनी पड़ेगी, तो ये भी क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। शील्डिंग भी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। शील्डिंग का मतलब साइज बड़ा है, साइज बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी। ये मेजर तीन फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को। ठीक है, पहला है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा, मतलब जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा तो हमें कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो ये तो हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल आयोनाइजेशन एनर्जी के। दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है, साइज छोटा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये तो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तीसरा क्या है, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट से क्या होगा, साइज बड़ा होगा, मतलब रिपल्शन लग रहा है, अट्रैक्शन कम है, तो ये भी हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल आयोनाइजेशन एनर्जी के। ठीक है,
ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को। अब इसके बाद कुछ एक्सेप्शंस बता देती हूँ कौन से हैं आयनाइजेशन एनर्जी में। देखो कौन से हैं। पहला तो हम लोग देखते हैं बेरिलियम एंड बोरोन में। नॉर्मली तो क्या होना चाहिए, ये किस तरह से आते हैं पीरियोडिक टेबल में, इस तरह से लिखा जाता है ना, ली बे बक, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, ये पीरियड में आ रहे हैं। तो पीरियड में क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप तो डिक्रीज हो रही है, तो पीरियड में क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब इसकी कम होनी चाहिए, इसकी ज्यादा होनी चाहिए। तो नॉर्मल ट्रेंड तो क्या होना चाहिए, बोरोन की ज्यादा होनी चाहिए नॉर्मली। और होता क्या है, उल्टा होता है, बेरिलियम की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बोरोन। इसका रीजन देखो क्या है, नॉर्मली बोरोन की ज्यादा होनी चाहिए पर होती बेरिलियम की है। इसका एक्सेप्शन है, ये नोट कर लेना, ये एक एक्सेप्शन है। अब देखो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 4, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2। ऐसे ही दूसरी साइड हम लोग देखते हैं बोरोन का, बोरोन का क्या एटॉमिक नंबर होता है 5, तो इसका क्या होगा 1s2 2s2 2p1। अगर हम लोग देखें, हम मैक्सिमम s में कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ही p में 6, d सबशेल में 10 और f सबशेल में हम टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि मतलब s सबशेल में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, ऐसे p में, d में, f में। तो इसमें s दे रखा है आउटर मोस्ट शेल, s में हम लोग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, इसमें ऑलरेडी 2 है, तो मतलब ये क्या है, फुलफिल्ड स्टेबल है। ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, फुलफिल्ड स्टेबल। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अगर फुलफिल्ड स्टेबल है या फिर हाफ फिल्ड स्टेबल, हाफ फिल्ड मतलब जैसे पी में 6 होनी चाहिए, अगर 3 है तो वो हो गया हाफ फिल्ड स्टेबल। तो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अगर फुलफिल्ड स्टेबल है या फिर हाफ फिल्ड स्टेबल है तो वो उसमें आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगी ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल स्टेट में है, तो वो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी उसको अगर हमें इलेक्ट्रॉन को लूज कराना है तो। इसलिए ये एक एक्सेप्शन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड स्टेबल होता है, इसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। और दूसरी साइड देखो बोरोन में क्या होता है, 2p1 है, p में अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर बोरोन लूज कर दे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगी 1s2 2s2, जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो बोरोन तो इजिली लूज करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन, वो कम एनर्जी में भी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, क्योंकि वो लूज करने पे स्टेबल स्टेट में आ जाता है, ठीक है। और बेरिलियम में क्या होता है, वो ऑलरेडी स्टेबल स्टेट में है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा ही नहीं, तो इसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बोरोन से। तो ये रीजन है इसका, बेरिलियम की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बोरोन, ठीक है। ये ऑर्डर है आयोनाइजेशन एनर्जी का, ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल और लेके बताती हूँ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का देखते हैं हम लोग। अब देखो नॉर्मली तो क्या होना चाहिए, ये भी पीरियड में है तो वक नॉफ इस तरह से आता है ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फिर फ्लोरीन, तो ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए नॉर्मली, तो नॉर्मली पर होता किसका ज्यादा है, नाइट्रोजन का, ऑब्जर्व्ड। ऐसा क्यों होता है, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, नाइट्रोजन कितने पे आता है 7 पे, तो इसका क्या होगा 1s2 2s2 2p3, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन का लिखे तो ऑक्सीजन का क्या एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p4। अब देखो इसमें लास्ट किस में जा रहा है 2p3 में, तो p में 3 है, होने कितने चाहिए 6, तो ये क्या हो गया हाफ फिल्ड स्टेबल। अभी बताया था ना, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड स्टेबल है या फिर फुल फिल्ड स्टेबल है तो अपनी स्टेबिलिटी को लूज नहीं करना चाहेगा, मतलब उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कराना है तो, ठीक है। ये क्या है, हाफ फिल्ड स्टेबल, तो इसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कराना है तो। दूसरी साइड देखो क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2p4, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो क्या बन जाएगा 2p3, जो कि वापस क्या है
हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये तो आसानी से मतलब कम एनर्जी पे भी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा क्योंकि ये स्टेबल में आ जाएगा, इसलिए इसको कम एनर्जी देनी पड़ती है और नाइट्रोजन को ज्यादा देनी पड़ती है। यही रीजन है कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, ये थोड़ा सा हाफ फिल्ड स्टेबल और फुल फिल्ड स्टेबल का कंसेप्ट ध्यान रखना आयनाइजेशन एनर्जी में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? नेम से ही समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है। अब देखो इसका एग्जांपल से बताती हूँ। इसमें हमें इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, तो इलेक्ट्रॉन इस साइड लिख दिया। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर गेन करते हैं तो कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। तो क्या बन गया? ए नेगेटिव प्लस एनर्जी रिलीज हुई। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है हमें, तो नेगेटिव चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे और एनर्जी रिलीज होती है। ये जो एनर्जी रिलीज होती है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये अगर मैं पूछूं कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या फिर एंडोथर्मिक, जिसमें भी एनर्जी रिलीज होती है ना वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये कौन सा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। नॉर्मली सभी केसेस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब इसकी वैल्यू डेल एच की हमेशा नेगेटिव आएगी। पर एक एक्सेप्शन है इसका, वो क्या है? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के लिए ये एक एच की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब एंडोथर्मिक है। तो इसका नोट लगा के लिख लो। फॉर नोबल गैसेस क्या होता है? एंडोथर्मिक। डेल एच की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। एंडोथर्मिक मतलब खुद से एनर्जी देनी पड़ रही है। बाकी सभी केसेस में तो एक्सोथर्मिक होगा, मतलब हीट रिलीज होगी एनर्जी। पर नोबल गैसेस में क्या होता है? एंडोथर्मिक। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नोबल गैसेस कौन सा होता है? 18th ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, वो सारे उनको बोलते हैं नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। उसमें क्या होता है? ऑक्टेट कंप्लीट होता है, देखा है ना हमने, ऑक्टेट कंप्लीट। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसका शेल ऑलरेडी कंप्लीट है, वो स्टेबल है, तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना, इलेक्ट्रॉन को गेन करना ही नहीं चाहेगा, उसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। अगर हमें जबरदस्ती ऐड करवाना है इलेक्ट्रॉन को तो हमें खुद से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। नॉर्मल इलेक्ट्रॉन गेन में तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, पर नोबल गैस इतनी स्टेबल होती है, इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करना चाहते, पर फिर भी अगर हमें गेन करवाना है तो हमें एनर्जी खुद से प्रोवाइड करनी पड़ रही है। तो ये एक एक्सेप्शन है, नोबल गैसेस के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव आती है, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। बाकी पीरियोडिक टेबल में सभी केसेस में एक्सोथर्मिक होती है, नेगेटिव वैल्यू आएगी किसकी? डेल एच की। डेल एच क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, और एक चीज ये भी ध्यान रखना, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की? हैलोजेंस की। लिख देती हूँ मैं, हैलोजेंस हैव हाईएस्ट, ये नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सबसे ज्यादा वैल्यू होती है हैलोजेंस की, मतलब हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू होती है हैलोजेंस की पूरे पीरियोडिक टेबल में। ऐसा क्यों होता है? हैलोजेंस कौन से होते हैं? जो 17th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना, उसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को वो लोग गेन कर लेंगे तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इसलिए पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी होती है? हैलोजेंस की। ठीक है, ये पूरा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, पर इसका एक मेन एक्सेप्शन है, वो बता देती हूँ मैं। अब देखो, नॉर्मली तो क्या होता है, जैसे जो हैलोजन ग्रुप है उसका बता रही हूँ, FCl, Br, I, ये सारे हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट है, मतलब 17th ग्रुप के। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस,
ठीक है, क्योंकि साइज बढ़ता जाता है तो डिक्रीज होती है ये भी। तो नॉर्मली इसका क्या होना चाहिए, FCl Br का ये ऑर्डर होना चाहिए, है ना। नॉर्मली तो ये ऑर्डर होना चाहिए, पर ऐसा ना होके होता क्या है ऑर्डर, Cl की ज्यादा होती है F से, फिर Br की, ये होता है मेन ऑर्डर इसका। ठीक है, ये लिख देती हूँ नॉर्मल और ये ऑब्जर्व्ड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा क्यों होती है फ्लोरीन से। देखो ये एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन। इसका मेन रीजन है क्योंकि क्लोरीन का साइज ना बहुत बड़ा होता है। वन इलेक्ट्रॉन गेन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा ऐड करवाते हैं हम। तो क्लोरीन का साइज इतना बड़ा है कि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को इजिली होल्ड कर सकता है। ठीक है, और फ्लोरीन की कम इसलिए होती है क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत कम है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को इजिली ऐड नहीं करने देता अपने आप उसमें, शेल में। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड नहीं हो पाता। इस वजह से फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये एक एक्सेप्शन है। Cl की ज्यादा होती है फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या रीजन बताया, Cl का साइज बहुत बड़ा होता है तो उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड हो सकता है, और वहीं फ्लोरीन की कम इसलिए होती है क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन ज्यादा लगेगा, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता। इस वजह से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है फ्लोरीन से। ठीक है, ये पूरा तो कंसेप्ट था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। अब थोड़ा सा फैक्टर्स इफेक्टिंग देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेम ही है लगभग जो हम लोगों ने आयनाइजेशन में पढ़े। फर्स्ट क्या पढ़ा था, एटॉमिक साइज। क्या होगा एटॉमिक साइज की, डायरेक्टली या इनवर्सली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक साइज के। सेम रीजन है जो आयनाइजेशन में पढ़ा, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती जाएगी। तो एटॉमिक साइज के तो हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वैसे ही सेकंड है न्यूक्लियर चार्ज, जो तीनों हमने उसमें पढ़े थे आयनाइजेशन में वही है सेम। न्यूक्लियर चार्ज के क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि चार्ज ज्यादा है मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। न्यूक्लियर चार्ज के हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और तीसरा कौन सा देखा था, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब साइज जितना बड़ा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम देनी पड़ेगी। शील्डिंग की हो गई इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, पहला एटॉमिक साइज, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज, तीसरा शील्डिंग इफेक्ट। जितना साइज ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम देनी पड़ेगी। सेकंड न्यूक्लियर चार्ज, जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। शील्डिंग इफेक्ट, जितनी शील्डिंग ज्यादा होगी मतलब जितना अच्छे से वो शील्ड कर पाएगा उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी। ठीक है, वही तीन मेन फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। तो ये पूरा तो था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। इसके बाद हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, क्या है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसको एग्जांपल से बताती हूँ। देखो जैसे हमने ले लिया एच एफ का मॉलिक्यूल, तो होता क्या है, एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, ये मैंने आपको फोर्थ चैप्टर में भी बता रखा है। ये ऑर्डर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर क्लोरीन की, फिर नाइट्रोजन की। ये चार आपको मेन ध्यान रखना ऑर्डर। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, फिर ऑक्सीजन, फिर Cl और फिर N। तो इसको फोकलन या कोई भी ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। तो मैंने यहाँ पे HF का मॉलिक्यूल ले लिया। अब इसमें क्या होता है, F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ना, वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड अट्रैक्ट कर लेगा। कहने का मतलब क्या, एक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन्स।
तो नॉर्मली तो क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा, ठीक है। नॉर्मल तो ऐसे होता है, एक एक शेयर करते हैं। पर इसमें F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो उससे क्या होगा, वो दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर अट्रैक्ट कर लेगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर अट्रैक्ट कर लेता है। यही तो होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से क्या होगा, फ्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा, जिस पे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है उस पे क्या आता है, पार्शियल नेगेटिव, और इस पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। ये कंसेप्ट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो अब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। रीजन क्या होगा, सेम वही, ड्यू टू इंक्रीज इन शेल नंबर, या कह सकते हो ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। मतलब नीचे जाते जाते तो साइज बढ़ता जाता है, शेल नंबर बढ़ते रहते हैं, तो जो टेंडेंसी होती है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की वो कम होती जाती है। और ऑर्डर क्या होता है इसका, ये फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन की, फिर क्लोरीन की, फिर नाइट्रोजन की, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके फैक्टर्स इफेक्टिंग कौन से हैं, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, एक एक करके देखते हैं। सेम उसी तरह से है जो हम लोगों ने आयोनाइजेशन में और इलेक्ट्रॉन गेन में पढ़े हैं। देखो टॉपिक क्या, फैक्टर्स इफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। पहला तो क्या आ गया, सेम फैक्टर्स है, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का क्या फर्क पड़ेगा इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर इनवर्सली। एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सेम वही कंसेप्ट तो है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है जो आयनाइजेशन में है और जो इलेक्ट्रॉन गेन में है। तो हम कह सकते हैं एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब जितना साइज ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और जितना साइज कम है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। और सेकंड क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। इससे क्या रिलेशन था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब जितना चार्ज ज्यादा है, मतलब साइज छोटा है, तो उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो न्यूक्लियर चार्ज की क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना न्यूक्लियर चार्ज कम है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगा। इसका तो डायरेक्ट रिलेशन है। नेक्स्ट क्या पढ़ा था हम लोगों ने, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का क्या रिलेशन होगा इससे, शील्डिंग इफेक्ट के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। शील्डिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब जितनी शील्डिंग ज्यादा हो रही है, जितना अच्छे से शील्ड कर पा रहा है वो, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और जितनी शील्डिंग कम है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बस ध्यान रखना न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बाकी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये तो थे मेन फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। पहला एटॉमिक साइज, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज, और तीसरा शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में। मतलब कि कोई बॉन्ड जो बनेगा वो आयनिक है या फिर कोवलेंट है, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट से किस तरह से बता सकते हैं। तो इसमें दो चीजें ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस, अब हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में। मतलब कि जो बनने वाला बॉन्ड है वो आयनिक होगा या फिर कोवलेंट होगा, इसका हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से किस तरह से बता सकते हैं। तो देखो इसमें आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस 1.7 से ज्यादा है तो जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो आयनिक होगा। और अगर डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में 1.7 से कम है तो जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो कोवलेंट होगा। ये इतना कंसेप्ट आप लोगों को ध्यान रखना है।
मतलब कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा है आप लोगों को, उसमें दोनों में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है और एक की बहुत कम है, तो जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो आयनिक होगा। मतलब अगर डिफरेंस ज्यादा है तो आयनिक बॉन्ड बनता है, और अगर डिफरेंस कम है तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे CF का देखते हैं। ऐसे आपसे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं कि इसमें आयनिक बॉन्ड किसमें बनेगा। अब देखो, फ्लोरीन का तो मैंने बताया था, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में F सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और CS की कम होती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, तो सबसे नीचे आता है सीजियम, इसकी सबसे कम है, इसकी सबसे ज्यादा है, तो इसमें क्या बॉन्ड बनेगा, आयनिक। ठीक है, इस तरह से बता सकते हो आप नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा है तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, और अगर डिफरेंस कम है तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में, एटॉमिक साइज का पढ़ लिया, आयोनाइजेशन का पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेन इन चार का ही आता है। अब एक छोटा सा टॉपिक है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ये कौन सी होती हैं, ये देखो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, देखो नेम से ही पता चल रहा है आइसो का क्या मतलब होता है, सेम। आइसो का मतलब सेम। इलेक्ट्रॉनिक का किससे रिलेशन है, इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लो, जैसे Ne, Na पॉजिटिव देख लो, F नेगेटिव, O2 नेगेटिव। देखो Ne में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या है, 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। Na का कितना होता है, 11, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, तो इसमें भी 10 है। F का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 9, इसने माइनस साइन है, एक गेन कर लिया, तो इसके भी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, दो इसने गेन कर लिए, इसके भी क्या है, 10। तो ये सारी क्या हो गई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। बस आपको इतना सा देखना है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसका एक क्वेश्चन आ रखा है पेपर में, वो भी मैं आप लोगों को करवा देती हूँ कि किस तरह से आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक में। अब देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को, द ग्रुप हैविंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। चार ऑप्शंस हैं, इसमें से आप लोगों को बताना आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सी है। चलो देखते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, इसने एक गेन करा, इसका हो गया 9। फ्लोरीन का 9, एक गेन करा 10, तो ये तो पहले कैंसिल हो गया, ये तो है ही नहीं। अब सेकंड देखो, ऑक्सीजन का कितना, 8 और 2 गेन करे 10, 9 और 1 10। सोडियम का 11, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड देखो, ऑक्सीजन का 8 और एक गेन कर लिया 9, फ्लोरीन का 10, ये भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन बचा, इसको देख लो, 8 और 2 गेन करे 10, फ्लोरीन का 9, एक गेन करा 10, सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर, एक लूज करा 10। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12, 2 लूज करे 10। तो क्या ऑप्शन हो गया, डी। बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों को बस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेक करना है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सबका चेक कर लो कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने उसने लूज करे, कितने गेन करे। इसमें सब में 10 आ रहे हैं, तो ये यही ऑप्शन हो गया इसका। ठीक है, इस तरह से निकालना होता है कोई भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन आए तो। अब इसके बाद एक टॉपिक और बचता है, एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड। वो देख लेते हैं हम थोड़ा सा। एनॉमलस का क्या मतलब होता है, एनॉमलस मतलब थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, देखो इसको एक बार, क्या टॉपिक है, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ सेकंड पीरियड। मतलब सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं। एनॉमलस का मतलब डिफरेंट, नॉर्मल से थोड़ा सा अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं या अलग बिहेवियर शो करते हैं। कौन से, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स। पहले तो ये देखो सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। फर्स्ट पीरियड में तो कौन से होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम, दो ही होते हैं। सेकंड पीरियड में कौन से आते हैं, ये वाले, ली, बे, बक, नॉफ, नी, ये सब आते हैं ना। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये वाली फैमिली है सेकंड पीरियड। ये थोड़ा सा अलग बिहेवियर शो करते हैं नॉर्मल से।
ऐसा क्यों होता है? इसके 4-5 रीजंस हैं, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में पढ़ रखा है ये सब। सबसे टॉप का एलिमेंट होता है, अगर हम मतलब इस तरह से जाते हैं, अब देखो लिथियम के बाद क्या आता है, ली ना की रब से, मतलब सभी ग्रुप का पहला पहला एटम है ये, है ना। तो ये थोड़ा सा एनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं। इसका रीजन क्या है? अब देखो नॉर्मल हम लोगों ने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी है, एटॉमिक साइज। तो एक तो क्या होना चाहिए, नॉर्मली डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो इसका एटॉमिक साइज क्या है, सबसे छोटा। तो पहला रीजन तो यही हो गया, क्योंकि इनका साइज बहुत स्मॉल छोटा होता है बाकी सभी एलिमेंट से, इस वजह से थोड़ा अलग बिहेवियर शो करते हैं। और सेकंड देखो, और कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है हम लोगों ने, आयनाइजेशन। आयनाइजेशन क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज होता है, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है तो आयनाइजेशन डिक्रीज होता है। तो ऊपर वाले एलिमेंट्स का क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू बाकी वाले एलिमेंट से। तो क्या बोल सकते हैं, हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसी तरह से देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या आएगा, ज्यादा वैल्यू आएगी या कम? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, तो ऊपर वाले एलिमेंट्स की सबसे ज्यादा होगी। तो थर्ड पॉइंट क्या बोल सकते हैं, सेम हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, और कौन सा बड़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो भी क्या होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, तो ऊपर वाले एलिमेंट्स की सबसे ज्यादा होगी। तो चौथा क्या हो गया, हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यही मेन रीजन है इसके, ठीक है, कुछ अलग नहीं पढ़ना इसमें। बस हमें ये देखना है कि इनकी प्रॉपर्टीज बाकी वाले एलिमेंट से अलग क्यों होती है, क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा होता है, आयनाइजेशन की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। इसलिए ये थोड़ा सा अलग बिहेवियर शो करते हैं बाकी अपने एलिमेंट से, ठीक है। यही रीजन थे इसके मेन, ठीक है। तो ये तो आपका मेन थ्योरी थ्योरी वाला जो पार्ट था इस चैप्टर का, वो कंप्लीट होता है। अब मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स या एमसीक्यू करवा देती हूँ जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, ठीक है। देखो पहला क्या है, ये मेंस में आ रखा है, मेंस 2020 में, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू दे रखी है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो क्या पूछा हुआ है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na पॉजिटिव। आयनाइजेशन की वैल्यू दे रखी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पूछी हुई है आप लोगों से। चार ऑप्शंस दे रखे हैं, -5.1, -2.55, -10.2, +2.55। देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, आयोनाइजेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करना, तो उसके लिए क्या होगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उससे क्या बन गया, Na पॉजिटिव। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये आप लोगों को गिवन है। अब निकालना किसका है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछी हुई है Na पॉजिटिव की। इलेक्ट्रॉन गेन मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमें गेन करवाना है, इलेक्ट्रॉन गेन कराया तो क्या बना, Na। पहले हमें Na से Na पॉजिटिव बनाया, अब जस्ट इसका उल्टा करा, Na पॉजिटिव से वापस Na बनाया। चार ऑप्शंस दे रखे हैं, तो क्या होगा, सिंपल है, इसकी 5.1 है तो इसकी क्या होगी, नेगेटिव में, -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रिवर्स ही तो हो रहा है एक तरह से, इसका जितनी इसमें एनर्जी लगी उतनी माइनस में आएगी इसका। तो इसका क्या ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन, -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सिंपल था, ये मेंस में आ रखा है आप लोगों के। अब नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ आयनिक रेडियस इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। चार ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें आप लोगों को ऑर्डर बताना है। ये एरो इसमें ये दे रखे हैं आप लोगों को चार ऑप्शंस, इसमें से बताना है सही कौन सा है। देखो क्या क्या दे रखा है, मतलब अनायन, कटायन और नॉर्मल एटम का दे रखा है। पहले H नेगेटिव, फिर H पॉजिटिव, H, Na पॉजिटिव, F नेगेटिव, O2 नेगेटिव, ऐसे दो ऑप्शन और दे रखे हैं। तो इसका मैंने क्या बताया था जब एटॉमिक रेडियस वाला कंसेप्ट कराया था, तो कि Cl और Cl नेगेटिव में देखें तो किसका ज्यादा होगा साइज, Cl नेगेटिव का। नेगेटिव कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो क्या होता है, शेल नंबर बढ़ता है। नेगेटिव का मतलब अनायन का साइज बड़ा होता है नॉर्मल एटम से। और ऐसे ही अगर हम अनायन कटायन में देखें तो इसमें Na का बड़ा होगा, क्योंकि पॉजिटिव कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, तब तो शेल कम हो रहा है तो उसका साइज छोटा होगा। बस इतना सा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, अनायन का साइज बड़ा होता है नॉर्मल से, और इसमें नॉर्मल का साइज बड़ा होता है कटायन से, ठीक है।
अब देख लो, पहले अनायन का आना चाहिए, फिर नॉर्मल का, और फिर कैटायन का। कौन सा लग रहा है इसमें से? ये वाला ऑप्शन देखो, इसमें पहले कैटायन का दे रखा है H नेगेटिव, फिर नॉर्मल आ गया H, और सबसे छोटा किसका होगा? H पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। बस आपको एनायन कैटायन का कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेगेटिव कब आता है? एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो इसमें एक शेल ऐड हो गया, फिर H नॉर्मल हो गया, पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, तो इसका सबसे कम होगा, इसका सबसे ज्यादा, और ये वाला बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो गया इसका। इस तरह से देखना होता है मैं आयनिक रेडियस का, या रेडियस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या दे रखा है NS2NP4 फॉर n इक्वल्स टू 3। n की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, और क्या पूछा है? फाइंड ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। ये ऐसे आगे इसके पार्ट्स हैं। n की वैल्यू दे रखी है, कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, सब में आपको ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर फाइंड करना है। देखो ये मैंने बताया था कि किस तरह से करते हैं। देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बना, n इक्वल्स टू 3 अगर हम पुट करते हैं तो क्या बना? 3s2 3p4। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है? p में, तो ब्लॉक तो कौन सा हो गया? p ब्लॉक। ठीक है, और पीरियड कैसे बताया था आपको? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी वही उसका पीरियड हो जाएगा। तो इसमें तो 3 ही है, तो पीरियड तो 3 हो गया इसका। ठीक है, और ग्रुप नंबर कैसे बताया था p ब्लॉक में? क्या फॉर्मूला था? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 ऐड कर देने हैं। 10 ऐड कर दिए, और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? वैलेंस कौन सा हो गया? ये पूरा ही हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स देख लो, 4 + 2 6, तो कितना आ गया? 16। 16 इसका ग्रुप नंबर हो गया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखो, n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4, तो 4 - 1 3d2 4s2। ठीक है, अब देखो ब्लॉक कौन सा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में एंटर कर रहा है, डी ब्लॉक, और ग्रुप नंबर कौन सा है? वो पीरियड नंबर कौन सा है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, 3 और 4 में से कौन सा बड़ा? 4, तो पीरियड तो हो गया इसका 4। अब ग्रुप देखते हैं, डी ब्लॉक में क्या फॉर्मूला था ग्रुप नंबर निकालने का? n - 1 डी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों को ऐड कर देना है। वैलेंस शेल कौन सा है? 4s2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, और n - 1 डी सब शेल में, n - 1 डी कौन सा हो गया? n कौन कितना है? 4, 4 - 1 3, 3d में कितने हैं? 2, तो इसका ग्रुप नंबर कितना आ गया? 4। पीरियड भी 4 आ गया, ग्रुप नंबर भी 4 आ गया। ठीक है, इस तरह से करना है। अब ऐसे ही नेक्स्ट देखो, ये कॉन्फ़िगरेशन है, n की वैल्यू क्या है? 6, तो 6 - 2 4f7 5d1 6s2। ठीक है, अब पीरियड नंबर देखो क्या आएगा इसका? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n कौन सी है इसमें से? 6, तो 6 इसका पीरियड आ गया। और ग्रुप क्या होगा? पहले तो ब्लॉक देखो कौन सा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है? F सब शेल में, और F का ग्रुप नंबर क्या होता है? 3, ये हमेशा फिक्स रहता है। कोई भी जो F ब्लॉक है उसका ग्रुप नंबर हमेशा 3 रहेगा, तो इसका ग्रुप नंबर आ गया 3, पीरियड नंबर आ गया 6, ब्लॉक हो गया F। इस तरह से कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, इस वीडियो का मतलब जो थर्ड चैप्टर है उसका जो भी थ्योरी पार्ट था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं जो कोई भी मेन एग्जाम्स में, मेंस आईआईटी में या फिर नीट में आ रखे हैं, उसका मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है, थ्योरी पार्ट का जो मेन मेन कंसेप्ट है वो मैंने इस वीडियो में कवर कराने की पूरी कोशिश करी है। फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट हो या कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इजीली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, अगर चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।